नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। पिछले 24 घंटे से पूरे देश में एक अजीब सी सनसनी फैली हुई है। भारतीय मुद्रा जो सबसे बड़ी है, अर्थव्यवस्था की दो सबसे बड़ी मुद्राएं 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट पर देश में रोक लग गई है और ये नोट अब प्रतिबंधित हो चुके हैं। इस नोट का अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश में एक अजीब सा पैनिक है, क्योंकि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये और 10 रुपये के नोट का इस देश में अकाल पड़ गया है और लोगों को रोज़मर्रा की ज़रूरतों में बहुत कठिनाई आ रही है। इसको लेकर एक पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है और ये मसला इसलिए भी बहुत गर्म है क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस होते हैं और यूपी या दूसरे राज्यों में चुनाव का मतलब पैसा होता है और पैसा अब गायब हो चुका है। नया पैसा जो प्रिंट होकर आएगा थोड़ा वक्त लगेगा और उसको प्रचलन में आने में भी समय लगेगा और उसमें जो 2000 की नोट होगी उसमें कोई खास तरीके का चिप लगा होगा जो सैटेलाइट उसका सिग्नल पकड़ लेगा। यानी एक जगह अगर बहुत पैसा इकट्ठे हुए तो आप पकड़े भी जा सकते हैं। तो बहुत रिस्क आने वाले समय में है। तो उत्तर प्रदेश के पॉलिटिशियंस बहुत परेशान हैं, इतनी बड़ी दौलत का वो करेंगे क्या। अब जो पैसे उनके पास रखे हैं उनका इस्तेमाल क्या है। अगर आप बैंक जाते हैं, जमा करते हैं तो इनकम टैक्स पीछे से आ जाएगा। अगर आप कहीं और कन्वर्जन कराते हैं तो पकड़े जाना लगभग तय है। यानी बैंक में एक बार आपको पैसा डालना ही पड़ेगा और द मोमेंट आपने बैंक में पैसे डाले, इनकम टैक्स पीछे से आया। तो जाहिर सी बात है कि एक अजीब सा कियोस्क पूरे देश में फैला हुआ है और शनिवार रविवार को 2 दिन लगातार बैंक खोलने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं और एटीएम आज पूरी तरीके से पूरे देश भर में बंद है। नोटों को बदलने का सिलसिला भी जारी है। तो जाहिर सी बात है इसको लेकर पॉलिटिक्स भी बहुत तेज हो गई। तो आइए पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आज क्या कुछ हुआ, क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स रहे उत्तर प्रदेश में। इस तरह से जो पैसे का इस्तेमाल है उसको लेकर इश्यूज क्या क्या हैं, फिर इस पूरे मामले को और इस बहस को आगे बढ़ाएंगे। ₹500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ₹500 और 1000 रुपए की नोटबंदी ने यूपी विधानसभा चुनावों का बजट बिगाड़ दिया है। चुनावों में उतरने वाले धन बलियों को चिंता सता रही है कि साड़ियां कैसे बटेंगी, शराब के शौकीनों को कैसे रिझाया जाएगा, गाड़ियों का काफिला कैसे मैनेज होगा, रैली में भीड़ बिन पैसे कैसे आएगी, झंडा लेकर घूमने वाले गुड्डू, बुन्नू, लल्लू, बबलू, पप्पू को कैसे मैनेज किया जाएगा। खास बात यह है कि विधानसभा टिकट ग्राहक और विक्रेता दोनों पुरानी हो चुकी रद्दी नोटों के साथ कैसे एडजस्ट कर पाएंगे। समाजवादी क्या सोचते हैं, सुनिए। काला धन के खिलाफ हम भी हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ समाजवादी लोग भी हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा? तो जो आम लोग हैं, किसान, गरीब, मजदूर, दुकानदार, चाय वाले, पान वाले, ठेला चलाने वाले, कम से कम इनको तकलीफ ना हो। जो आम लोग हैं उनको तकलीफ ना हो। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो 500-1000 रुपये बंदे हो सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए हो, क्योंकि तैयारी पूरी नहीं हुई। अभी लोकसभा शुरू होने वाली है 16 तारीख। एडीआर यानी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और इलेक्शन वॉच ने गोरखपुर, बनारस, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी की 60 विधानसभाओं की 2200 संभावित और घोषित उम्मीदवारों के बारे में सर्वे किया, जिसमें पाया गया कि इनमें 21% ठेकेदार, 18% बिल्डर, 13% खनन माफिया, 15% चिट फंड कंपनी चलाने वाले लोग विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी बन गए हैं या बनने वाले हैं। चुनाव आयोग की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ब्यूरो खुलासा कर चुकी है कि 2014 लोकसभा चुनाव में केवल यूपी के भीतर 500 करोड़ के काले धन का इस्तेमाल हुआ था। साथ ही 2012 विधानसभा चुनाव में लगभग 300 करोड़ का काला धन खपाया गया। जाली नोट के काले कारोबारी, हवाला कारोबारियों, आतंकवाद की फंडिंग करने वाले, चुनाव में धन बल का इस्तेमाल करने वाले और ड्रग माफियाओं की कमर टूट गई है। और अगर केवल यूपी की बात करें तो विधानसभा चुनावों से ठीक पहले 1500 के बंद नोट धन बलियों के सीने पर सांप बनकर लौट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस नोटबंदी का असर जरूर देखने को मिलेगा। इस बहस को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ आज 6 खास मेहमान इस चर्चा में आज शिरकत कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सतीश महाना मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर रहीस सिंह मेरे साथ हैं। सुबोध श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता। विनोद पांडे इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट, इन्होंने कालाधन के मामले में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर रखी है। सिद्धार्थ कलहंस उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने आर्थिक पत्रकार और बिजनेस स्टैंडर्ड के उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जाने माने समाजवादी और पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। महाना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करता हूं क्योंकि इसकी शुरुआत ही आपसे हुई है। ये क्या कर दिया आप लोगों ने? जो चुनाव तो आपको भी लड़ना है। नहीं, चुनाव को ध्यान में रखकर अगर ये बात की होती तो शायद ना किया होता। चिंता उनको है जिन लोगों को चुनाव धन बल के आधार के ऊपर और काले धन के आधार के ऊपर लड़ना था। भारतीय जनता पार्टी जिस समय से सत्ता में आई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने केवल एक ही बात कही कि इस देश को विकास दर के आगे बढ़ाना है, विकास और प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ाना। लेकिन आज जो कल उन्होंने निर्णय किया है, इतना बोल्ड स्टेप, इसके लिए चाहे कोई भी हो, चाहे कोई माननीय अर्थशास्त्री हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, सामने किसी के भी कहने की स्थिति नहीं है कि किसी भी प्रकार का वो विरोध कर सके। हाँ, कोई ना कोई घुमा फिरा कर हम उसके खिलाफ तो हैं, लेकिन जो किया हम उसके समर्थन में नहीं है। तो दोनों बातें अलग अलग हो सकती हैं। आप समर्थन में भी हैं तब भी उसके विरोध में बोलेंगे तो ये तो बात नहीं हो सकती। आप समर्थन में हैं तो आपको खुलकर कहना पड़ेगा कि जो कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, इससे बोल्ड स्टेप आज तक देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं लिया। और जो कुछ भी हुआ है वो काला धन और उन लोगों के खिलाफ जो आतंकवाद फैलाते हैं, जो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, जो पैसे के दम के ऊपर टिकट बेचते हैं, जो पैसे के दम के ऊपर उन गुंडों और माफियाओं को शरण देते हैं, जो आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे को आरोप लगाते हैं कि इन्होंने ज्यादा पैसा कमा लिया कि इन्होंने ज्यादा पैसा कमा लिया। परेशानी आज उन लोगों को है। इस देश की आम जनता आज प्रसन्न है और देश की आम जनता आज प्रधानमंत्री को बहुत बहुत साधुवाद दे रही है। निश्चित रूप से ये एक नई क्रांति की ओर और भारत को विकास की ओर आगे बढ़ाएगा। डॉक्टर रहीस सिंह, इस तरह के फैसले को जो कल रात में अचानक से लिया गया, इस पूरे फैसले को आप किस तरह से लेते हैं? ब्रिजेश जी, देखिए, जहां तक जो पहला अभी निर्णय के पक्ष में जो मत दिया गया या जो वकालत की गई, मैं उस पर सहमत हूं। निर्णय बोल्ड है, लेकिन ये कहने का मुझे अधिकार है कि वो कितना गलत या कितना सही है। ये ना मान लिया जाए कि मैं भी उस ब्लैक लिस्ट में आता हूं इसलिए मैं उसकी कोई आलोचना कर रहा हूं। नहीं, आलोचना का अधिकार लोकतंत्र में सबको नहीं, आज एक दौर आ गया है ऐसा कि हम अगर कहें कि वो, जैसे जॉर्ज बुश ने नहीं कहा था कि अगर आप हमारे साथ नहीं है तो आप आतंकवाद के साथ हैं। देखिए, इसके दो फैक्टर हैं। तो आप इसका विरोध करेंगे तो आप कालाधन रखते हैं, ऐसा है? हम लेखक आदमी कालाधन कहां से लेंगे, जहां जो है अखबार में लिखते हैं तो 500 मैं आपकी निष्पक्ष राय समझना चाहता हूं कि आपके कहने का बड़ा मायने है। देखिए, इसको आप कुछ कैटेगरीज में बांटिए। पहली कैटेगरी, हमारी बैंकिंग व्यवस्था जो है वो बड़ी तगड़ी प्यासी है। 4,36,000 के एनपीएस है और हमारी सरकार के पास उसको देने के लिए कैश मनी नहीं थी। ये जो निर्णय है, अब लोग जिनके पास पैसा है वो विदाउट बैंकिंग सिस्टम उस पैसे का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। यानी बैंक के पास कैश मनी चली गई, एनपीए का मुद्दा बंद हो जाएगा। अब जब बात आएगी कि बैंकिंग के पास शुष्कता है, तब बात होती थी एनपीए की। एनपीए को रिमूव करने के लिए कोई कदम आप उठा नहीं पा रहे थे, अब बैंक को कैश मनी मिल गई। नंबर 1। नंबर 2, बात तो यह थी कि ब्लैक मनी रिकवर होके हमें वापस मिले। वादा इस बात का किया गया था कि रिकवरी होगी, लोगों को एक एक पाई का हिसाब दिया जाएगा। अगर ब्लैक मनी है जिनके पास, वो मर गई, यू हैव नो राइट टू किल देम। आपको मारने का अधिकार नहीं था, आप रिकवर करके लाते और उसे हमें बताते कि ये ब्लैक मनी होल्डर्स थे और ये सरकार ने अदा किया है, हम आपको रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये नहीं हुआ। तीसरी चीज, आप देखिए, जैसे ये बात कह दी जाती कि आम जनता खुश है। नो डाउट, आम जनता को इतना इकोनॉमिक चीजों पर समझ नहीं है, वो खुश है या गलत है ये आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। आप कल से हम आपकी टीवी पर देख रहे हैं, आदमी जहां फंसा है वो रो रहा है। नहीं, तकलीफ नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, आम आदमी तकलीफ में। तो फैसला होना चाहिए था, फैसला सही है, लेकिन फैसले को क्रियान्वित करने की एक रणनीति होनी चाहिए और आप जिस को फायदा, जिस को नुकसान पहुंचा रहे हैं उसकी लिस्ट एकदम वाइट होनी चाहिए। ये फायदे का क्षेत्र है, ये मुश्किल का क्षेत्र है, ये चुनौतियों का क्षेत्र है, आप इसके निपटने के लिए तैयार रहें। तो जो क्लोज है वो क्लोज रह गया, जो ओपन है उसको केवल बताया जा रहा है और वो वन वे है।
ऑलराइट, सुबोध श्रीवास्तव जी। नहीं, मैं आता हूं महाना जी, प्लीज। एक सेकंड में आपके के साथ मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, जो डॉक्टर साहब ने कही है कि इन्होंने कहा कि पहले उसका अवसर नहीं दिया गया। निश्चित रूप से उसका अवसर दिया गया और ये कहा गया कि जिनके पास ब्लैक मनी है वो उसको डिस्क्लोज कर दें। आपने कहा कि उसको वापस लाने के बाद, उसको क्लियर करने के बाद, तरीके पे सवाल लाने के बाद, आपके फैसले पर आपके तरीके पे सवाल उठा रहे हैं आप। प्लीज वेट, प्लीज, उसके बात हुई, ऐसा नहीं हुई है। प्लीज एक मिनट सर, मैंने ये कहा ही नहीं कि अवसर नहीं दिया गया। मेरे कहने महाना साहब है पेशेंस। मैंने बात कही एक एनपीए सेक्टर के लिए, दूसरी बात कही कि हमने ब्लैक इकोनॉमी को किल किया, हमने रिकवर करके जो जनता को देने का वादा किया। ऑलराइट, सुबोध श्रीवास्तव जी, अगले राउंड में आते हैं आप दोनों के पास। सुबोध श्रीवास्तव जी, अगर काला धन को लेकर इतना बड़ा फैसला हुआ है और देश में भ्रष्टाचार रोकने की एक पहल कि देश के प्रधानमंत्री ने की है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है? आप लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? रीजन क्या है, वजह क्या है? किसी भी फैसले के एक ही पहलू नहीं होता है, कई पक्ष होते हैं। यहाँ पर किसी ने भी ये नहीं कहा कि जो फैसला कल हुआ है वो उसका स्वागत नहीं करते हैं। हमारी पार्टी ने भी उसके लिए कहा कि ये ठीक हुआ है, लेकिन जैसा अभी रईस सिंह जी ने भी कहा है, उसका जो दूसरे पहलू हैं उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। खास तौर पर जो आम जनता को होने वाली परेशानी है, किसानों को होने वाली जो परेशानी है, जो गरीब लोगों के गुरबों की बात है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरे घर की जो मेड है वो अपनी बेटी की शादी करने जा रही है और उसने एक घर में वो काम करती थी, वहां से वो पैसे नहीं लेती थी, लेकिन वो ये कहती थी कि जब मैं लड़की की शादी करूंगी तो मैं ले लूंगी पैसा। उसको 4 दिन पहले 75,000 रुपए मिल गए। अब वो बेचारी कल से रो रही है कि मैं इसका क्या करूं। 500,000 के नोट है, घर में काम करने वाली, उसका अकाउंट भी अभी तक कहीं नहीं है। आखिर उस पैसे का वो परेशान है कि मेरी बेटी की शादी अब कैसे होगी। लेकिन जब कोई बहुत बड़े इस तरीके के मूवमेंट्स होते हैं, दूसरी बात तो आपको कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। आप छोटी छोटी बातों की तरफ, मैं पब्लिक की परेशानी की तरफ, इसको तो ध्यान दिया जा सकता था। जैसे मेरे पास एक फोन आया कि दाह संस्कार में जो लकड़ी वाले हैं वो 500 के नोट नहीं ले रहे हैं। अब सवाल ये है क्यों नहीं, तो यूज में ही नहीं तो क्यों लेगा कोई? तो सवाल ये है कि अब आदमी अपने घर का व्यक्ति कोई मरा हुआ है तो उसको 4 दिन रोक के तो नहीं रखेगा ना कि जब बैंक खोलेंगे तब मैं 100 रुपए का जब चेंज कराऊंगा तब उसका दाह संस्कार करूंगा। ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये चीजें हैं, पब्लिक की परेशानियां हैं, किसानों की बात है। किसानों ने अभी धान की फसल कई जगह बेची है। किसानों में ज्यादातर लोग अपने घरों में पैसा रखते हैं। मेरे साथ वो सारा पैसा जो है वो आखिर कैसे एकदम। विनोद पांडे जी मौजूद हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता, और इन्होंने काले धन के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी डाल रखी है। पांडे जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या इस तरह 500 और 1,000 रुपए की नोट पर प्रतिबंध लगा देने से, इसको बंद कर देने से काला धन और भ्रष्टाचार की समस्या खत्म हो जाएगी? 100% नहीं कह सकता हूं ब्रजेश जी, लेकिन निश्चित तौर पर 75 से 80% देश में पारदर्शिता आएगी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का साहसिक और अच्छा कार्य है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन अभी कई लोगों ने यहीं पर उठाया मुद्दा कि जो व्यवस्था थी, व्यवस्था के थोड़ा से विचार विमर्श कर सके, आम जनमानस को दिक्कत ना हो। लेकिन जो कल आपके टीवी के माध्यम से पूरा देश विश्व देखा प्रधानमंत्री जी का लाइव, तो उसमें उन्होंने कई चीज को बता दिया कि स्वास्थ्य की सेवाएं बाधित नहीं है, ट्रेन, रेल, प्लेन, आम जनमानस को दूध तक का। हाँ, बस इतना है कि सबको लिखा पढ़ी में हिसाब मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, कुछ दायित्व तो देश के जो हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है। पिटीशन कर रखी है, उसमें क्या है ये बताइए। हमारी पिटीशन तो जो है 2016 में थी। एक भारत सरकार के मंत्री हैं, माननीय श्री YS चौधरी साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी की कैबिनेट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। उन्होंने 9,000 करोड़ का घपला किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, पूरा देश विदेश सब आपको टीवी देखता है, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री से चाहूंगा कि पहले उन मंत्री को बर्खास्त करें और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट संख्या 197/2016 डेट 11/4/16 का जो जजमेंट है, उसमें क्या आपने काले धन का मुद्दा भी उठाया है? उनके करप्शन का, भ्रष्टाचार का। मेरी लड़ाई अपराध और भ्रष्टाचार का है, उसी में सब समाहित है। और सिद्धार्थ कलंजी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप तो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ भी हैं उत्तर प्रदेश में। इस तरह के निर्णय जब लिए जाते हैं, इतने क्रांतिकारी और इतने बड़े साहसिक फैसले, तो इसके पीछे सरकार क्या इस बात को सोचती है कि इसके प्रोस कॉन्स क्या होंगे, इसका रिपरकशंस क्या होंगे, इसका क्या निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे? देखिए, जितना इसका ढिंढोरा पीटा गया कि काला धन बंद हो जाएगा, काले धन पे सर्जिकल स्ट्राइक है। पहली बात तो सर्जिकल स्ट्राइक एक करके हमने देखी है
एक सर्जिकल स्ट्राइक के बदले में तब से अब तक 101 संघर्ष विराम का उल्लंघन हो गया। तो ऐसी जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, इसके बाद कालाधन भी दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करता है, यानी कि और व्यापक पैमाने पर आता है जब तक इसके मूल पर प्रहार नहीं किया जाता है करेंसी के डिमोनेटाइजेशन से। ये बात रही सिंह की सही है कि एक तरीके का बैंकों को बेल आउट पैकेज था। जो बैंक बुरी तरह करा रहे थे, बैंकों को रिलीफ देने के लिए सरकार को बहुत बड़ी रकम देनी पड़ती, जो बहुत बड़ी रकम दे पाना बजट के हिसाब से तो संभव नहीं था। इसलिए ये कदम बैंकों को फायदा पहुंचाएगा, बैंकों के डिपॉजिट्स बढ़ेंगे, बैंकों के पास कैश का जो क्रंच है वो खत्म बैंकों में आएगा तो क्या इनकम टैक्स शांत होकर बैठेगा? 2 लाख रुपए तक के ऊपर के जो भी डिपॉजिट हैं उन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनको स्कैन करेगा और उस पर जो पेनल्टी लगाएगा वो 30% से लेके 120% तक होगा। यानी कि आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा, आपको उल्टे घर से भी देने पड़ेंगे। 30% से 120% का, इसकी अलग अलग कैटेगरीज बांटी गई हैं कि 2 लाख से कितना ऊपर तक आपके ऊपर 30% का पेनल्टी अगर आपके घोषित आय के स्रोत से अतिरिक्त पैसा पाया जाता है। तो इनकम टैक्स तो निगाह रखेगा ही रखेगा, लेकिन फिर भी फैसले की एक सबसे बड़ी खूबी यह है कि बहुत नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि जो हमारा कुल जीडीपी है, $2 ट्रिलियन जो हमारा है, इसका करीब करीब 1% हिस्सा जो बड़ा होता है वो 1% हिस्सा बैंकों के पास आएगा, अकाउंटेड होगा। ये एक उसका उजला पक्ष है। लेकिन दूसरा उजला पक्ष ये भी है कि इससे न तो काले धन पर रोकथाम हो रही है, ना ही विदेशों में गया काला धन वापस आ रहा है, ना इस प्रवृत्ति पर अंकुश लग रहा है और ना इसका आम जनता को कोई फायदा हो रहा है, सिवाय इसके कुछ स्याह पहलू भी हैं। उस स्याह पहलू पे शायद अगली बार अगले चरण नेक्स्ट राउंड में आएंगे। जी। अंबिका चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। अंबिका जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी इस पूरे फैसले को किस तरह से लेती है? देखिए, भ्रष्टाचार पर रोक और काला धन की निकासी जो उसके उद्देश्य बताए गए हैं, इन उद्देश्यों पर तो समाजवादी पार्टी पूरी तरह से ये बात स्वीकार करती है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बहुत स्पष्टता से आपके चैनल पर भी उन्होंने जितनी मजबूती से ये बात कही कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। महत्वपूर्ण बात दूसरी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव उत्तर प्रदेश के और बाकी राज्यों के 4 अन्य राज्यों के सन्निकट है और चुनाव बाकायदा उसकी कैंपेन शुरू हो चुकी है। इस चुनावी परिदृश्य में असल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए जब ये सवाल जनता पूछने लगी थी कि भाई 15 लाख रुपए हमारे खाते में कब आएंगे, तो माना से ही पूछने लगी थी, सब जगह पूछने लगी थी। जब लोग पूछने लगे थे कि भाई उस धन का क्या हुआ जो विदेशों में काला धन था जिसकी बात करके आप चुनाव में आए थे, उन सारे सवालों से ध्यान हटाने के लिए अगर ये कोई बात इस तरीके की कोशिश की जा रही है जो बहुत आदर्शवादी वाक्य की तरह बात कही जा रही हो लेकिन वस्तुतः लोगों को कष्ट देने वाली हो, तो इस पर विचार करना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि असल बात दूसरी है। जब तक बैंकिंग सिस्टम को आप मजबूत नहीं कर लेते, बैंकिंग सिस्टम को सुदृढ़ किए बिना अगर इस तरीके के किसी सुधार की कोशिश की जाती है तो अंततः क्या होगा, ये सिर्फ प्रचार की बात रह जाएगी और लोगों को कष्ट होगा, न ब्लैक मनी आ पाएगी, न ये करप्शन रुक पाएगा। और एक उदाहरण दे दूंगा मैं तो इससे बात स्पष्ट हो जाएगी। 2 जुलाई 2013 को बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन के सामने इनकम टैक्स के डीजी उस समय स्वतंत्र कुमार थे, उनकी अगुवाई में 100 लोगों की टीम ने छापा मारा। 4 ट्रकों में 2500 करोड़ रुपए की रकम पकड़ी गई जो अहमदाबाद मेल से गुजरात जा रही थी और इतना बड़ा छापा पड़ा, देश में सारा हल्ला हुआ और थोड़े दिन बीता तो वो साबित कर दिया गया कि नहीं साहब, तो जस्टिफाइड रकम थी और बिल्कुल ठीक थी। लेकिन किसी एक कारोबारी को या किसी व्यक्ति को 2500 करोड़ रुपया ट्रक में लाद के ट्रेन में लेकर के और जाने की क्या आवश्यकता पड़ी बंबई से अहमदाबाद, ये कभी भी जस्टिफाई नहीं हो सकता। मेरा ये कहना है कि मंशा दूसरी है, वक्त दूसरा है और उसके कारण ये बात जो कही जा रही है असल उद्देश्य क्या चुनावों के मद्देनजर ये फैसला है? जी, चुनावों के मद्देनजर ये फैसला है? निश्चित रूप से ध्यान बटाने के लिए, बिल्कुल ध्यान बटाने के लिए है। और सिर्फ एक सवाल से, काले धन के सवाल पर जब जो जवाबदेही बनती थी, काले धन पर जब लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई काला धन कब आएगा, 15 लाख हमारे खाते में कब आएंगे, इन सवालों से जवाब देने के लिए एक दूसरा शगुफा छोड़ा गया है। सतीश महाना जी, आरोप ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र की सरकार पर, कि आप लोगों ने मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए ये 100 और 1000 और 500 की
नोटों पर प्रतिबंध लगाकर आम जनता को इस तरह से परेशानी में ढकेला है? दो बातें मैं आदरणीय अंबिका जी के उसमें परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा। एक तो उन्होंने बताया कि 2013 में जो ट्रक जिसमें 2500 करोड़ रुपए शायद नगद थे वो पकड़ा गया था, इनके समर्थन से जो सरकार चल रही थी 2013 में, उन्होंने उसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया और उन्होंने उसको जस्टिफाई कर दिया। वो जस्टिफाई ना हो इसलिए आज ये बात आई है, इस काले धन को बाहर निकालने की बात आई है, एक बात। दूसरी बात जो इन्होंने कही चुनाव के लिए किया गया, मेरी बात सुनिए, मैंने आपके बीच में बोला नहीं था, मैंने आपको बोला नहीं था, मैंने आपको उसमें बोला नहीं था, मेरा निवेदन सुन लीजिए आदरणीय अंबिका जी, मेरा विनम्र निवेदन सुन लीजिए प्लीज, वन बाय वन। उसमें किसी भी अगर उस समय कुछ कर दिया होता, अगर उस समय उस काले धन के ऊपर प्रहार कर दिया गया होता तो शायद उस समय कुछ परिस्थितियां ठीक हो गई होती। दूसरी बात जो इन्होंने कही है, बाकी तो किसी को चुनाव की चिंता देश भर के अंतर्गत नहीं हुई है, अगर चुनाव को देखते हुए भी किया गया तब भी उसमें क्या खराबी है कि चुनाव में काले धन का उपयोग नहीं होना चाहिए। अगर चुनाव के रिफॉर्म्स के नाते से चुनाव सही तरीके से हो और चुनाव में काला धन उपयोग ना हो, अगर इस नाते से भी अगर किया गया हो तो ये भी तो लेकिन आम जनता को तो आपने तकलीफ में डाल दिया ना। किसको? आम जनता को। आम जनता दवाई मिल नहीं रही है, अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों के, हॉस्पिटल में एडमिट है, 500,000 की नोट ली नहीं जा रही है, दाह संस्कार तक ये बात एक टेलीविजन के ऊपर अगर हमारी बात सुनिए, लोग होटल में रुक रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, मेरा खाना खाने तक के पैसे नहीं है, सबके पास सब कुछ। आज कोई भी भूखा नहीं है, आज कोई भी भूखा नहीं है। आपको लगता है कोई भूखा नहीं है? देखिए, मैं 10 लोगों को जानता हूं जिन्होंने आज फोन करके ये बात कही है, टेलीविजन के ऊपर 10 लोगों ने मुझे फोन करके ये बात कही है। टेलीविजन के ऊपर न्यूज सुनकर यहाँ पर कहा जाए कि उनको पास टेलीफोन आया था इसके और उसके लिए, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता कि किसी ने कह दिया होगा कि, लेकिन आज इन परिस्थितियों में, कल अगर प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में घोषणा करी तो उन्होंने कहा कि ये मैं मान सकता हूँ। आप तो राजभर की स्टाइल चले गए कि 5 रुपए में पेट भर खाना मिलता है। मैंने कतई ये बात नहीं कही, मैंने कतई नहीं बात कही, ये वही कह सकते हैं, लेकिन इस बात को पहले से अंदेशा कह दिया गया था। इस बात से हो सकता है किन्हीं लोगों को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो कठिनाई आगे आने वाले 2-4 दिनों के अंतर्गत वो समाप्त हो जाएगी। और जो एक बड़ा प्रहार काले धन के ऊपर किया गया, उन लोगों को परेशानी जरूर है जिन्होंने काले धन का इस्तेमाल चुनाव में करना था। अगर चुनाव की दृष्टि को कोई परेशानी नहीं है। ये इस तरह का कड़ा फैसला लेने से पहले क्या सरकार ने इसके विकल्पों पर विचार नहीं किया? अचानक से इतना बड़ा फैसला, क्या इस देश की अर्थव्यवस्था जो एशिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, क्या बर्दाश्त और झेलने के लिए ठीक है, मौजूद है, पर्याप्त है? देखिए, मेरी समझ से जैसे हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि सरकार ने इसके बहुत से पहलुओं पर विचार नहीं किया होगा, क्योंकि उनके विचार गोपनीय हैं, हमारे तक आते नहीं है किसी भी माध्यम से कि कोई बैठक हो रही है या इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन कुछ बातें हैं, जैसे हम ये देखते हैं कि इतनी बड़ी एक इकोनॉमी, हमारे नोट जो है, हमारी करेंसी है, उसी की इश्यूइंग अथॉरिटी कौन है? सरकार है। लेकिन उसका जो आप वापसी कर रहे हैं उसका प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ रहा है? आप एक बार फैसला जो करते हैं वो कहते हैं वो पहले सही था, हमने बड़े नोट जारी किए। आज आप उसे वापस लेने का फैसला करते हैं तो कहते हैं हमारा ये फैसला सही है, हम ये दोगुना बड़ी नोट जारी कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आप एक 500 और 2000 का नोट जारी कर रहे हैं, फिर कहते हैं वो हमारा फैसला उससे ज्यादा बेहतर होगा। अगली सरकार आएगी, फिर सवाल ये उठता है, के प्रति लोगों में विश्वास डगमगाया है? नहीं, बिल्कुल। आप एक दिन ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे मैं करेंसी में, आप नहीं, अब तो आप बार्टर सिस्टम अपनाइए, लेन देन आपस में करिए, करेंसी नहीं लेंगे। तो जनता का विश्वास करेंसी पर कितना है, क्यों है, किस प्रकार है, हमें उसकी चीजों को गंभीरता से जानना चाहिए था, जो नहीं जानने की कोशिश की गई मेरी समझ से। नंबर 2, इतनी बड़ी इकोनॉमी में आप अगर आप देखें, हमारी इकोनॉमी मार्केट इकोनॉमी है, हम मैन्युफैक्चरर इकोनॉमी नहीं है, हम बाजार अर्थव्यवस्था हैं। और बाजार अर्थव्यवस्था में डिमांड का, ये चाहे ब्लैक मनी डंप हुई हो, जो डंप हुआ हो, करेंसी बंद हुई, ये मार्केट इकोनॉमी की गति को रोक दिया है इसने। और अगर एक सप्ताह का मार्केट का आपका झटका लगता है तो उसका प्रभाव 6 महीने तक आपको नजर आएगा। आपको लगता है कि ये हम ग्रो कर ले जाएंगे, हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बड़ा जीडीपी बढ़ने वाला, ना तो इससे निवेश में कोई वृद्धि होने वाली है, ना ही इससे कोई इनोवेटिव स्टार्टअप शुरू होने वाले हैं, पर ना ही कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी। नहीं, बिल्कुल, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने पहले भी कहा, मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने ये कदम गलत उठाया, मैंने केवल ये इन पहलुओं की बात की है। तरीका गलत हो सकता है, तरीके गलत हैं, और तरीकों में इन पर विचार करने चाहिए था कि ये इनका इफेक्ट इन पर कितना नेगेटिव, कितना श्रीवास्तव जी, जब इतना बड़ा फैसला हो रहा है और काले धन पर रोक के लिए केंद्र सरकार इतना विल पावर स्ट्रांग शो कर रही है, कांग्रेस क्यों परेशान है? नहीं, कांग्रेस कतई नहीं परेशान है। कांग्रेस चाहती है कि कांग्रेस लगातार जनता के सवाल उठा रही थी। कांग्रेस जो इनके 2.5 साल के वादे थे उन पर सवाल उठा रही थी।
कि भाई आपने काला धन वापस लाने की बात की थी, अभी तक कुछ नहीं आया। 60 साल तक काला धन विदेश भेजने वाले काला धन वापस मांगने। नहीं, आप प्लीज। खैर, दूसरी बात, अभी आप खुद ने जो जिक्र किया था कि 2000 के नोट पे कोई चिप लग रही है, माननीय वित्त मंत्री जी का बयान आ गया कि कोई चिप नहीं लग रही है, तो इसलिए बात आप बहुत खुश हो गए। नहीं, खुश नहीं हो गए। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो काला धन को एक्यूमुलेट करने का जो तरीका है वो नहीं बदलने वाला है। जिनको काला धन रखने वाले फिर खुश हो जाएं कि 2000 की नोट पे चिप नहीं लगी। जेटली जी का बयान आ गया भाई, अगर नहीं आता तो शायद। मैं तो देख रहा हूँ आप कितना हाईलाइट कर रहे हो उस बयान। उस बयान को इसलिए कर रहा हूँ कि आपने उसका जिक्र किया था। तो दूसरी बात यह है कि जो हमारी चिंता सिर्फ इतनी है कि आम आदमी को, आम नागरिक को परेशानी ना हो। कल से बैंक खुल रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि हर बैंकों पे सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद होनी चाहिए, वरना कल लाठीचार्ज होंगे। आप देखिएगा कुछ बैंकों में। वो तो कल देखेंगे। विनोद पांडे जी, क्या चुनाव में भी इस तरह का ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है? 110% नंबर 2 के पैसे का यूज आगामी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल करते हैं। मेरा आपके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग से एक मांग है, जरूरत पड़ेगी तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी रिट भी करूंगा कि जितने राजनीतिक दल हैं इनको आरटीआई के तहत लाया जाए। एक पारदर्शिता हो कि राजनीतिक दलों को चंदा कौन कौन दिया, चाहे उद्योगपति घराना हो चाहे आम पब्लिक हो। पहले एक शुरुआती दौर में, आज तो पैसे का धन बल का चुनाव है, अपराधी और भ्रष्टाचारी यही विधानसभा और लोकसभा पहुंच सकते हैं। आम जनमानस गांव का प्रधान और विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो इसलिए मैं निर्वाचन आयोग से मांग करूंगा, एग्रीड भी करूंगा कि जितने राजनीतिक दल हैं भारत के अंदर निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड है, इनको सबको जितना चुनाव में खर्चा करें उसकी पारदर्शिता रखी जाए। ये नहीं कि दिखाने के लिए कुछ रहा है, पैसा बांटने, दारू बांटने को कुछ और रहा है, तब निर्वाचन चुनाव में लोकतंत्र हो पाएगा। केंद्र सरकार के पास विकल्पों का अभाव था जो इतना बड़ा फैसला लिया गया, और कोई विकल्प नहीं थे इससे बचने के? देखिए, जो वॉलंटरी डिस्क्लोजर की स्कीम लाई गई थी उसमें जितना अपेक्षित जितना पैसा आया है उससे कहीं ज्यादा अपेक्षित था, करीब 3 गुना अपेक्षित था। क्योंकि अगर उस समय 55,000 करोड़, हाँ, उससे कहीं ज्यादा पैसा अपेक्षित था कि इतना पैसा आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले एक बार चिदम्बरम साहब भी ला चुके थे ये स्कीम और काफी पैसा इससे ज्यादा आ गया था। तो वो अपेक्षित पैसा आया नहीं, और हमारे बैंक, यकीन मानिए कि बहुत ज्यादा प्रेशर में हमारे बैंक गुजर रहे हैं। और अगर जब बैंक हमारे प्रेशर में होंगे, हमारे लैंडिंग रेट्स जो है वो कोशिश करने के बावजूद, ये सरकार की पूरी मंशा है, मैं मानता हूं कि कारोबार बढ़े, इसके लिए इसकी मंशा है, लेकिन लैंडिंग रेट्स कट डाउन नहीं हो रहे हैं। तो ये एक सबसे मुफीद कदम था जिसको उठा लेने से बहुत सारी दिक्कतें हल हो जाती हैं। हाँ, ये सही बात है कि कुछ ऐसा पैसा भी बाहर निकल के आएगा, बैंकों के पास जाएगा, जो पैसा अब तक दबा हुआ था। उसकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं होगी, इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा कि बहुत असर दिखे, लेकिन 2-3 जो पहलुओं पर ध्यान दिलाया गया कि सरकार की प्रिपेयर्डनेस, कि आपकी प्रिपेयर्डनेस कितनी है, उस तैयारी कैसी है इनकी, उस तैयारी का उतना आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है कि हर गली चौराहे पे जो है वो काउंटर लगा के पैसे बांटे जाएंगे। वो तो पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अंबिका चौधरी साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जब इस तरीके की समस्याएं होती हैं, कैंसरस प्रॉब्लम है काला धन और भ्रष्टाचार की, तो ऐसे बड़ी सर्जरी करनी पड़ती है। देखिए, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। सर्जरी में और कहीं चाकू लगा करके पेट फाड़ देने में बड़ा अंतर है। सर्जरी के लिए प्रॉपर इंतजाम करना पड़ता है, उसकी कब एनेस्थीसिया देंगे, उसके लिए कितना इन्फेक्शन नहीं फैले इसका इंतजाम करेंगे, ऑपरेशन थिएटर में होगा निश्चित रूप से। और सड़क पे चाकू मार देने में आपने बहुत सवाल सही उठाया। सड़क पे चाकू मार देना और ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर ऑपरेट करना, यही फर्क है। और ऑपरेशन ही होना चाहिए, पर चाकू मारा गया, ऑपरेशन होना चाहिए था, मैं जो बताना चाहता हूँ। नहीं, असल बात क्या है? असल बात यह है कि राज्य सरकारों को विश्वास में लिए बगैर, व्यवस्था किए बिना के 2 पार्ट है इसके। एक पार्ट है बैंकिंग जो व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के जिम्मे है, लेकिन बाकी इससे रिलेटेड जो लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी सारी प्रॉब्लम्स है वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है। उनको बिना सिंक्रोनाइज किए हुए, बिना उनका बंदोबस्त किए हुए कैसे कर सकते हैं? उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, 16,000 बैंक शाखाएं हैं और 22 करोड़ की आबादी पर आप देखेंगे तो लगभग 1,000 ब्रांचेस पर 1.5 करोड़ लोगों को कैटर करने की बाध्यता है। और ये जो करेंसी का मामला है, इससे बहुत गरीब से गरीब आदमी भी प्रभावित है। इसके पास 5,000 रुपए है, जिसके पास ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी तो अपने लोगों ने 500 और 1000 में कन्वर्ट कर रखा है, क्योंकि वही मुद्रा प्रचलन में है। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, उन सबको बैंक और पोस्ट ऑफिस और इन सारे जगहों पर एक बराबर दौड़ करके जाने की स्थिति है। अब इनको
अभी जो स्थिति है, धान खरीद का मामला है, वो कितना बुरी तरह प्रभावित होगा, किसान के फसल को प्रभावित है, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो प्रवासी हैं, दूसरी जगह से लेबर आके काम करते हैं, उनका क्या बंदोबस्त होगा, जिनके पास अकाउंट नहीं है उनका क्या बंदोबस्त होगा। लेकिन अगर आपको विश्वास में लेते राज्य सरकारों को तो मामला लीक हो जाता है ना। ब्रजेश जी, मैं इसकी क्वांटम पे बात कर रहा हूँ कि कुल करेंसी का 86% आपको जो विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे, 86% ये 1000 और 500 के नोट थे। 14% में छोटी करेंसी है जिसको आपने वैलिड मान लिया। अब तो वही रिसोर्स है आपका। अच्छा, रिजल्ट क्या है उसका कि 14% की करेंसी कुल टोटल वो बैंक में, रिजर्व बैंक में और नागरिकों के पास कुल मिला करके 14% ही है जिसको आपने वैलिड। मैं तो कह रहा हूं 15% रिसोर्स पर देश को चलाना है। उसका रिजल्ट ये है, उसका परिणाम यह निकलेगा कि आप इन चीजों को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे और बिना प्रॉपर तैयारी किए हुए। और मेरा ये कहना है कि फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी भूमिका करे, राज्य सरकारें अपनी भूमिका करें, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स को विश्वास। चौधरी साहब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद इस महाबहस को आगे बढ़ाएंगे। उठाया गया कदम है और जिस तरह जितना प्रचारित किया जा रहा है वो इसका प्रभाव नहीं होने जा रहा है। लोग परेशान होंगे, ब्लैक मनी निकलेगी नहीं बल्कि लोग सताए जाएंगे। ऑलराइट, काले धन पर हुई इस स्ट्राइक पर यह महाबहस जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस महाबहस को फिर से आगे बढ़ाएंगे इस 6 प्रबुद्धजनों के साथ। मजाक चल रहा है कि जिन लोगों ने अपने काले धन से सोना खरीदा है, हालांकि ये सिर्फ अभी र्यूमर ही है जो सोशल मीडिया पर चल रही है कि बहुत जल्दी ये सोना लोहा घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से मजाक भी चल रहा है सोशल मीडिया पर, वो भी बहुत हैरान करने वाला है कि कुछ लोग सोने को लोहा घोषित करने पर आमादा हैं। सतीश महाना जी मेरे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुत सीनियर लीडर है और केंद्र सरकार के फैसले को डिफेंड कर रहे हैं। महाना साहब, लेकिन आम लोग तो बहुत परेशान हैं आपके इस फैसले से। हो सकता है कि बड़े लेवल पर आप अप्रिशिएट किए जा रहे हो, इसके दूरगामी परिणाम इकोनॉमी पे अच्छे आए, देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, लेकिन जो तात्कालिक नुकसान है और जो आपको प्रिवेंशन करना चाहिए था उसमें आपकी सरकार नाकाम है। बैंक बंद करने पड़ रहे हैं, ATM बंद करने पड़ रहे हैं, कोई आपने विकल्प रखा ही नहीं, ना किसी को भरोसे में लिया। अभी 24 घंटे नहीं हुए और आपके सामने सारी परेशानी आ गई। आज कल रात को आप ही टेलीविजन वाले, आपकी ETV भी दिखा रहा था और बाकी सारे टेलीविजन, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस समय आप दिखा रहे थे लोगों से जो परेशानी में पेट्रोल की लाइन में खड़े हुए थे या जो परेशानी में दूसरी जगह खड़े थे, क्या उन्होंने आपको कहा कि हमारे को परेशानी? उन्होंने कहा ठीक है मेरे को परेशानी है लेकिन मैं बहुत खुश हूं। ये बात आप ही ने दिखाई और जनता इस बात को कह रही है। अगर थोड़ी देर के लिए परेशानी के लिए अगर मेरी बात सुनिए, 5 और लोगों ने भी कुछ कहा था, वो आप भूल गए। मेरा निवेदन सुन लीजिए। अगर एक किसी बिजनेसमैन से आज सवेरे मेरी बात हुई, उसने कहा अगर हमारे को एक दिन के लिए परेशानी है, राष्ट्र हित में कोई बड़ा फैसला लिया गया तो हम इस देश की जनता भी 1-2 दिन के लिए परेशानी उठाने के लिए तैयार है, कुछ नेताओं को छोड़कर जिन्होंने इसके ऊपर कमेंट करना ही करना है। लेकिन आम जनता के पास किसी बात कोई परेशानी नहीं है। और एक दिन के अंतर्गत क्योंकि 24 घंटे आरोप है आपने तैयारी ठीक से नहीं की थी, तैयारी एकदम जरूरत से ज्यादा बरतने के चक्कर में आपने तैयारी नहीं। अगर गोपनीयता ना बरती होती जो पहले तो चौधरी साहब कह रहे हैं कि इनसे बात करनी चाहिए थी। अब चौधरी साहब से बात कर लेते तो ये कहते चुनाव के लिए कर रहे हो, तो इन्होंने तो कहा चुनाव के लिए कर रहे हो। जिन्होंने चुनाव में पैसा खर्चा करना उनको तो परेशानी है, आपने बहन जी से भी बात तो नहीं करना ना। रही सिंह जी, क्या बिना तैयारी के इस तरह के इतना बड़ा कदम उठा लिया गया? और इससे ये कोई सामान्य अर्थव्यवस्था नहीं है भारत की, दुनिया की 7-8 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और एशिया में तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है भारत की। इस तरह के फैसले कभी कभी बहुत रेवोल्यूशनरी होते हैं और कभी कभी बहुत बूमरैंग भी कर जाते हैं। नहीं, देखिए, हमने जितना पढ़ा विश्व की किसी भी आप अर्थव्यवस्था में देख लीजिए, अगर इकोनॉमी को सडन बाउंड किया गया, उसको ब्लैकआउट किया गया, तो उसके इफेक्ट्स जो हैं वो नेगेटिव ही आए हैं। बहुत दुनिया के कुछ दूसरे देशों का कुछ एग्जाम्पल है? नहीं, ये दरअसल वहां पर वापसी हुई थी वो जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर देखोगे तो जर्मनी में वापस लिया गया था क्योंकि वहां हाइपर इन्फ्लेशन आ गई थी। इसी तरह से अन्य यूरोपियन कंट्रीज में हुआ, या अभी आप थोड़े दिन पहले देखिए तो करेंसी वापस नहीं ली गई थी लेकिन फ्रांस में इमरजेंसी घोषित की गई थी और उसमें बैंकिंग सिस्टम को 2 दिन के लिए ब्लैकआउट किया गया था कि तो वहां पर भी इस तरह से आज तक आप देखिए उसके बाद होलंदा वहां पर सुधार नहीं पाए, कोई इकोनॉमी में किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं है। सवाल ये उठता है इकोनॉमी में ग्रोथ
या इकोनॉमी में प्रोग्रेसिवनेस का बेस फैक्टर कौन सा है? फैक्टर इन्वेस्टमेंट है, फैक्टर बाजार के अंदर एक आशावादी वातावरण है, फैक्टर एफडीआई है, फैक्टर नए स्टार्टअप्स हैं। आप बताइए, इस बंदी से इनमें से क्या किसी को कोई एप्रिसिएशन इमीडिएट दीर्घकाल में मिलेगा? ये तय है, लेकिन क्या इमीडिएट कहीं पर कोई मिलता दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। आपका कहने का मतलब है कि तत्काल प्रभाव से इतना बड़ा फैसला लेने से पहले दूसरे विकल्पों पर जाना था? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए था। मैं ये कहता हूं कि देश की सरकार चलाने की जिम्मेदारी अगर जनता ने माननीय मोदी जी को दी है या भारतीय जनता पार्टी और उनके अलाइड्स को दी है, तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि फैसले ऐसे हों जैसे कि अम्परर टाइम युग में या मध्यकाल में होते थे। ऐसे हों जिनसे लोगों को लाभ हो, हानि कम हो, असामंजस्य कम हो, शंकाएं कम हो। अब तो संशय लोगों में क्रिएट होने लगा। अभी जैसे महाराणा जी कह रहे हैं कि लोगों को परेशानी नहीं हुई, और ये बात कोई मतलब उदाहरण के लिए नहीं मैं दे रहा हूं। मैं कल ऑफिस में बैठा था, मेरे फोन पर एक न्यूज चैनल से आया कि फोनो दे दीजिए, तब मैं जान पाया कि मतलब ये हुआ। पीछे एक महिला चिल्ला रही थी बगल वाले घर में सबको कि अरे भैया ये बंद हो गया है, मैं तो 20,000 रुपया निकाल के आज ही लाई थी, बताओ मैं क्या करूं। तो ऐसा नहीं है, शॉक्ड हुए लोग, पैनिक हुआ। पैनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको बताया जाता है कि नहीं भाई आप कल से पैसा मत निकालिएगा या परसों से पैसा मत निकालिएगा। 2-1 दिन में कोई बड़े पैमाने पर इनकी खपत नहीं हो सकती थी। नहीं, 2 दिन में नहीं जमा हो सकता। और तीसरी चीज, नहीं, आप एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा करने पर रोक लगा देते। अगर कल का उर्जित पटेल का बयान देखें तो आरबीआई इसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं थी कि जो इस तरह की स्थिति पैदा होगी उसका तत्काल कोई निवारण हो जाएगा। इसका मतलब आरबीआई को भी आपने विश्वास में नहीं लिया। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुबोध श्रीवास्तव जी, क्या जरूरत से ज्यादा गोपनीयता बरतने की वजह से वैकल्पिक इंतजाम जो किए जाने चाहिए थे आरबीआई से लेकर स्टेट लीडरशिप से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक, ये नहीं हो पाए? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और जब आरबीआई को ही कॉन्फिडेंस में नहीं लिया तो फिर आगे तो जो समस्याएं आ रही वो आनी ही आनी थी। मैं ये मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं इनके प्लानिंग में कुछ न कुछ गड़बड़ी थी। अरे और पता चल जाता, कुछ खेल कर देते तो नहीं, अगर जनता की तकलीफ का जरा सा भी ख्याल होता तो कम से कम ये इतना कर सकते, कम से कम ये लोग इतना कर सकते थे कि आरबीआई के जरिए इतना ही कर देते कि 15 दिन पहले से एटीएम में सिर्फ 100 ही के नोट डलवाए जाते, 500,000 के नोट आप एटीएम में मत डलवाते। इसको कोई काम करेगी क्या सरकार? नहीं, सत्ता में जनता ने आपको बाहर कर दिया हो रही है, पर अभी भी सरकार वाली स्टाइल पे आप बात कर रहे हैं, ये कर दो वो कर दो। हु आर यू? मैं इसलिए कि मुझे जनता की तकलीफ की बात कर रहा हूं। ये कहिए, तो इसीलिए कह रहा हूँ, उससे जनता को तकलीफ नहीं होती। आज जो आपने एक दिन बैंक बंद कर दिया उसकी जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो पैनिक हो रहा है, लोग भाग रहे हैं इधर से उधर कि हमारे पैसे का क्या होगा, उसका कोई ना कोई रखना चाहिए। क्या काला धन खत्म हो जाएगा इस स्ट्राइक के बाद? अभी नहीं, शुरुआत होगा, अच्छी पहल है, भी विरोध होगा इसका। कोई अच्छी चीज शुरुआत होती है तो उसका विरोध भी होता है। अब लोकसभा में विपक्ष भी नहीं है और इसलिए मोदी जी को जनता ने चुना है, तो जो इच्छा कह रही सो अपना कानून बना रहे हैं। जहां विदेश का धन लाते, पर आप मुझे बताइए, लोग कह रहे हैं कि विश्वास में लेना चाहिए था, सबको तब करते, लेकिन फिर गोपनीयता का क्या होता? नहीं, विश्वास में अब हो सकता है जैसे देश के ऊपर जो राजनीतिक वो आतंकवाद की घटनाएं चल रही है, तो बहुत चीजें ऐसे इशू होते हैं देश के हित में कि गोपनीयता बरती जाती है, उसको शेयर नहीं किया जाता है। हो सकता है इसे कोई सोच रही हो, लेकिन इस चीज में विपक्ष को या आम जनमानस को थोड़ा सा सहूलियत देने के लिए समय अवधि, जिसे बीच में भी इन्होंने बढ़ाया था कि जिसके पास देश में काला धन हो उसको अपने अकाउंट में जमा कर दे या उसको डिस्क्लोज कर दे। तो वैसे कुछ करना चाहिए था व्यक्तिगत तौर पर, आम जनमानस को ना होती। क्या जरूरत से ज्यादा गोपनीयता बरतने की वजह से ही इतनी बड़ी मुसीबत देश के लोगों के सामने आ गई कि अब उनके रोजमर्रा के खर्चे और रोजमर्रा की जरूरतें, जैसे लोग मुझे बता रहे थे कि अंडा, ब्रेड, दूध, ऑटो बस का किराया, पेट्रोल, डीजल, इन सब में भारी परेशानी लोगों को आ रही है। क्या जरूरत से ज्यादा गोपनीयता बरती गई? और क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि आरबीआई से लेकर स्टेट चीफ्स तक इस पे कंसल्ट किया जाता? नहीं, मुझे ये तो हैरत है कि अगर आरबीआई को पूरी तरह से आरबीआई को विश्वास में लिया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन पूरी तरह से और इस आज 100% इन्फॉर्मेशन तो आज और इस दिन, क्योंकि आप अगर देखें, जाहिर सी बात है कि पत्रकार होने के नाते या राजनेता होने के नाते हम लोग उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लगातार आप देखें पिछले 3-4 महीनों से आरबीआई सिक्योरिटी प्रिंटिंग के लिए अखबारों में टेंडर नोटिस जो है वो लगातार आती रहती थी। इसकी तैयारी तो चल रही थी, लेकिन तारीख, समय
इसके बारे में आरबीआई विश्वास नई नहीं। करेंसी छप सकती है, लेकिन पुरानी करेंसी चलन से बाहर कर दी जाएगी, मैं ये तो अंदाजा नहीं रहा होगा। ये अंदाजा नहीं था, और ये बात सही है कि इसकी प्रिपेयर्डनेस तो नहीं थी। और दूसरा जो मैं कहना चाह रहा था कि देखिए, इस पूरे डीमोनेटाइजेशन होता है, डीमोनेटाइजेशन में जाहिर सी बात है कि बहुत ढिंढोरा पीट के भी नहीं किया जा सकता, सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई जाती है करेंसी के डीमोनेटाइजेशन में। ये फैसला चंद लोगों के बीच में और बड़ा उस तरीके से लिया जाता है, वो अपनी जगह है। लेकिन मुझे लगता है कि इस डीमोनेटाइजेशन का जिस तरीके से एक हाइप क्रिएट हुई, जैसे काला धन, अच्छे दिन, इस तरह का बहुत ज्यादा जनता के बीच में एक हाइप क्रिएट हो गई है। जनता को लग रहा है जैसे कोई बहुत कुछ उसके लिए इतना बड़ा चीज हो गई है कि कल से उसके लिए तमाम सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। तो मुझे लगता है जब बहुत ज्यादा हाइप जनता को दे दी जाती है किसी भी काम के लिए कि इससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना इसको जिस तरीके से डिमोनेटाइजेशन होता है उस तरीके से ही किया जाता, ये सही है। बैंकों की स्थिति में सुधार होगा। सितंबर 2017 नोट कीजिएगा, सितंबर 2017 की जो लैंडिंग पॉलिसी, केंद्र सरकार का कहना है कि कभी कभी कड़े फैसले इस तरह लिए जाते हैं जहां पर वोट बैंक नहीं देखा जाता है, दूसरी चीजों पर देखा नहीं जाता है, देश हित देखा जाता है। तो इसमें अगर आपको कंसल्ट नहीं किया गया तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? देखिए, हमको कंसल्ट नहीं किया गया, इससे हमको बुरा नहीं लग रहा है, और हम इसका एतराज नहीं करते कि हमको कंसल्ट क्यों नहीं किया। अगर कंसल्ट करके, जैसे बात सभी ने कही और विशेषज्ञों ने जो बात कही, मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि हम ये इस कदम से सिर्फ इस बात का प्रयास है कि सभी धन बैंकों के थ्रू आए, और अच्छी बात है ये ब्लैक मनी खत्म हो जाए इसके माध्यम से। तो ब्लैक मनी से खत्म नहीं हो रही है। ब्लैक मनी खत्म होने के लिए जो दूसरे उपाय और किए जाने चाहिए थे, जहां जहां ब्लैक मनी डंप है, खाली करेंसी की शक्ल में नहीं है, दूसरी प्रॉपर्टीज की शक्ल में है, दूसरे एसेट्स की शक्ल में है, अन्य तरीके से है। हाँ, प्रॉपर्टी में है, शेयर मार्केट में है, शेयर मार्केट में है, बुलियन में है, मेटल्स में बहुत है, सारी जगहों पर है, डायमंड में है, बुलियन में है। तो मेरा ये कहना है कि इन सब चीजों की व्यवस्था किए बिना अगर ये सिर्फ किया गया है तो एक बात और ध्यान रखने की है, हमारी बैंकिंग व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। और उदाहरण देके आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जहां एक बात तय हो गई कि मनरेगा के मजदूर की मजदूरी सीधे उसके खाते में जाएगी, और फिर भी आपकी पड़ताल में भी बात आई है, मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते ये बात इंडोर्स करता हूं कि उसके खाते में सीधे जाने के बाद भी सीधे पैसे उसको पूरे नहीं मिलते। तो ये जहां इतनी बड़ी कमजोरियां हैं कंडीशंस के साथ है, क्योंकि नोट की उपलब्धता कम है, बता रहे हैं जी, नोट की उपलब्धता कम है, इस नाते उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए। इसलिए जो बड़ी कठिनाई आएगी, एक तो विश्वसनीयता का संकट होगा। आप जो कदम उठाएं जनता के लिए, उसमें अगर जनता साथ नहीं होगी तो फिर ये पूरी स्कीम फेल हो जाएगी और उसमें एकदम अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए हमारा ये कहना है कि इन बातों का बंदोबस्त करके, तैयारी करके एक बहुत बड़ा चेंज है, मैं कहता हूं बहुत बड़ा चेंज है। और इतने बड़े चेंज के लिए, इतने बोल्ड स्टेप के लिए अगर ये बोल्ड है तो, हाँ, अगर आत्मघाती नहीं है और बोल्ड है तो इतने बोल्ड के लिए भी आपको सारे इंतजाम करने। रईस सिंह जी, फाइनल वर्ड आपकी तरफ से, फिर प्रोग्राम को बंद करेंगे। फाइनल वर्ड। नहीं, मैं एक बात की, जो एक कदम उठाया गया, मैं मानता हूं कि ऐसा कदम उठना चाहिए था, कदम सही। लेकिन दूसरा मैं मानता हूं कि इकोनॉमी पर नेगेटिव क्या प्रभाव पड़ेंगे, आम जनता पर नेगेटिव क्या प्रभाव पड़ेंगे, और एक सेक्टोरियल, आप देखिए कि इसका पहला प्रभाव पड़ेगा जो रियल एस्टेट सेक्टर पे। रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो वित्त और पूंजी बाजार को प्रभावित करेगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग और अन्य क्षेत्रों पर पड़ेगा। तो ये फिलहाल जो तात्कालिक जो नेगेटिव प्रभाव आएंगे, इनको संभालने का भी एक स्ट्रक्चर अगर सरकार ने बना लिया है तो बेटर है, अगर नहीं बनाया है तो इसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे, जिसको जनता और जो खुशफहमी पाले हैं उनको तैयार रहना चाहिए। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस बड़ी परिचर्चा में शामिल होने के लिए। सतीश महाना, डॉक्टर रईस सिंह, सुबोध श्रीवास्तव, विनोद पांडे, सिद्धार्थ कलहंस और अंबिका चौधरी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी पर इस बहस में सम्मिलित होने के लिए। दरअसल जब से काले धन पर रोक लगाने के लिए ये बड़ी कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से हुई है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की दो सबसे प्रचलित मुद्राएं 500 और 1000 रुपए के नोट प्रचलन से बाहर कर दिए गए हैं। पूरे देश में एक अजीब सा पैनिक माहौल है, क्योंकि सिर्फ 14% बाकी मनी सर्कुलेशन में है, 100, 50, 20, 10 और 5 रुपए। तो जाहिर सी बात है, क्या सिर्फ 15% रिसोर्स पर देश को आगे चलाया जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, और इसके तमाम रिपरकशंस भी, तमाम इसके निगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कहा जाता है जब किसी बड़े काज की बात होती है, जब किसी बड़े मामले पर कार्रवाई करनी होती है, तो जनता को भी तैयार रहना चाहिए कि इस तरह के छोटी छोटी परेशानियों का सामना करना पड़े।
हम स्टूडियो पर बैठ के इसको छोटा कह सकते हैं, लेकिन जो झेल रहे हैं उनके लिए तो ये शायद बहुत बड़ी परेशानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।